हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी सेकेंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट हिस्ट्री की कंप्लीट कर ली है। इस क्लास में हम थर्ड यूनिट कंटिन्यू करते हैं और आज की इस क्लास में हम 1917 रशियन रिवॉल्ट पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशन। ठीक है। रिवॉल्यूशन इसमें हम कंप्लीट पढ़ते हैं। हम सबसे मेन, सब हर जगह घूमने के बजाय सबसे मेन सिर्फ ये पढ़ेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन होने के कॉजेज़ क्या थे, कारण क्या थे। ठीक है। इस वाली क्लास में हम रशियन रिवॉल्यूशन समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ USSR एंड डिबेट्स ऑफ सोशलिज्म एंड द रोल ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो, 20 सेंचुरी की पूरे हिस्ट्री के अंदर, मतलब 20 सेंचुरी क्या, उसके बाद की, उससे पहले की सभी हिस्ट्री की अगर देखा जाए तो 1917 की रूसी क्रांति, मतलब रशियन रिवॉल्यूशन, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस टॉपिक के अंदर एक, इसको इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी हुआ था। जैसे कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पढ़ाया था कि 1917 में रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हो गया था बिकॉज ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन। ठीक है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या था वो चीज़ आपको आगे अभी पता लग जाएगी। इस क्रांति का सबसे जो एक, मतलब बहुत बड़ा एक मुद्दा था वो का बोल्शेविक जो था। देखो, मतलब कहने का ये है कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन बेसिकली एक गृह युद्ध था, होम वॉर थी रशिया के अंदर। ठीक है, तो जब आपस में स्टेट्स की वॉर होती है ना, तो उसको होम वॉर या फिर गृह युद्ध कहा जाता है। तो ये वो चीज़ थी। हर क्रांति जो होती है, किसी भी तरीके की क्रांति हो, उसकी अपनी नेचर होता है, उसका अपना तरीका होता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का भी था और है। क्योंकि आज तक आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है और इन फ्यूचर तक ये चीज़ पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई नई नई पढ़ाई जा रही है, ये आगे तक आपको पढ़नी होगी। उसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो जैसे अमेरिकी क्रांति थी, उसमें बहुत सारी चीज़ों को चुनौती दी गई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति थी, उसमें स्वतंत्रता और समानता को चुनौती दी गई थी। उसी तरीके से रूस की जो क्रांति थी, इसमें जो हमारा ज़ार था, जो इसका शासन था, उसके निरंकुश स्वेच्छाचारी की स्थापना की कोशिशों को बंद किया गया था। बल्कि सामाजिक, मतलब सोशल, इकोनॉमिकल और हमारे पूरा अगर बिजनेस तौर पे देखें तो सभी क्षेत्रों में कुलीन वर्ग जो थे या पूंजीपति जो थे, उन सभी को बहुत पावर थी, बट वो समाप्त हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। ठीक है, और आम मजदूर और किसानों को सत्ता सौंप दी गई थी क्योंकि बोल्शेविक रेवोल्यूशन में हुआ ही सब कुछ इस तरीके के था, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी थी। ऐसा तो ज़रूर होना ही होना था। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती और शायद बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो थी वो बहुत टाइम तक चलती रहती चलती रहती चलती रहती। ठीक है जी। इसके साथ अगर हम और आगे बढ़ें, इसमें ये भी बोला जाता है कि इस क्रांति ने पूरे वर्ल्ड में पहली बार सोशलिज्म को बहुत बढ़ावा दिया था, समाजवादी विचारधारा को। ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे के लिए, अपने लिए, अच्छी चीज़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए सोचने लगे थे, बढ़ावा देने लगे थे। ऐसा नहीं हुआ था कि जैसे सब रुक गया था या जो भी था, जैसे बाकी क्रांतियों में हुआ है, कुछ नुकसान ज़्यादा हुआ, कोई विचारधारा ख़त्म हो गई, कहीं सत्ता बढ़ गई वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत कुछ। तो इसमें ये माना जाता है कि जो एक नए समाज, एक नया कल्चर, एक नई दुनिया का जो उदय हुआ, उत्पन्न हुआ या फिर उसको बढ़ावा मिला, वो हमारी बोल्शेविक रेवोल्यूशन ही थी। ठीक है, उसकी मदद से ही एक नई दुनिया जैसा पूरा रशिया में बन पाया, जहाँ पे लोगों की सोच और बाकी सब चीज़ों में थोड़ा सी बढ़ोतरी हुई और चेंजेस भी हुए। हमारे जो इतिहासकार हैं हेनरी सोलोमन लिप्सन, इनका वैसे हेनरी लिप्सन बोला जाता है बट पूरा नाम इनका ये है। इन्होंने रूसी क्रांति को ये बोला था कि रूसी क्रांति
पूरे इतिहास की एक जड़ मानी जाती है, क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी हुई थी और ऐसा सिचुएशन थी कि इसको हिस्ट्री में पढ़ा जाता है और इन फ्यूचर तक पढ़ा जाएगा। तो इसलिए हमारे हेनरी लिप्सन जो थे, इन्होंने इस बात को बोला कि रूसी क्रांति विश्व की एक सबसे बड़ी क्रांति थी। बोलने को तो हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रांस रिवॉल्यूशन सब बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा था, लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा बड़ा था इन सब चीज़ों के मुकाबले में, जहाँ पर बहुत चीज़ों में चेंजेस देखे गए, बहुत चीज़ों में बढ़ोतरी देखी गई, कुछ चीज़ें ख़त्म भी हुई, कुछ चीज़ें बढ़ी भी, अच्छी बुरी हुई, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट, सो ये था मेन हमारा इंट्रोडक्शन कि भाई किस तरीके से एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था या वो क्या था। अब हम बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के बेसिक कारण, जो बहुत इम्पोर्टेंट कॉजेज़ थे, वो सब क्या थे। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा जो कॉज आता है, क्रांति का वर्ग आधार आता है। सो क्रांति के वर्ग आधार में अगर हम बात करें इसकी, तो ऐसा टाइम आया था कि जो हमारा रशिया था ना, वो पूरे वेस्टर्न यूरोप में कोई ख़ास उभरा हुआ देश नहीं था। क्यों ऐसा क्यों था? क्योंकि जो हमारे रिवॉल्यूशन होने से पहले 18वीं शताब्दी में रशिया की हालत थी, लोगों से 11-11 घंटे काम करवाया जाता था। तो उनकी हालत बिल्कुल जो 1850 में इंग्लैंड जैसी जगहों पे थी ना, कि मज़दूरों की तरह काम करवाया जा रहा है 22 घंटे और खाने को सूखी रोटी नमक के साथ, प्याज के साथ दी जाती थी, तो सेम वही वाली हालत हो गई थी। सो अगर आप लोगों को पता हो तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, उस बीच में रशिया की क्या हालत हो गई थी वो सभी लोगों को पता है। कि क्यों, देखो, अगर आप लोगों के पास किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं होंगे और आप एक बहुत बड़ा सेटअप ओपन करते हो, तो वो सेटअप डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि किसी भी काम को बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत 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 रेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिना पैसे के कंटिन्यू या फिर स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन किसी भी बिज़नेस को खोलने से पहले 10,000, 5,000, 10 करोड़, 5 करोड़ कितने लगाने पड़ते हैं। सो वही सेम चीज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी हुई कि जब ये सब कुछ लगा या जो भी हुआ, तो वो सब कामयाब नहीं रहा, इसलिए रशिया की हालत उतनी भी ठीक नहीं रही। फिर 1900 की टाइम आया, ठीक है, 19वीं सेंचुरी लग गई और 1902 में बहुत सारे इलाकों में किसानों के बहुत बड़े बड़े विद्रोह होने लगे थे, बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, क्योंकि हालात ही ऐसे बन चुके थे, सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी और इकोनॉमिकली भी सब वीक हो चुके थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी। तो 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग में के जो श्रमिक थे ना, उन्होंने हड़ताल पर अपनी सबसे पहली सरकार बनाई थी, जिसे श्रमिकों की सोवियत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इस पूरे क्रांति में पढ़े लिखे और बहुत मशहूर बुद्धिजीवी सभी जो लोग थे, वो किसानों के साथ शामिल थे और वो उनका साथ देते थे। तो ये जो थे लोकवादी नेता, तो हमारे मार्क्सवादी है ना, बिल्कुल उसी तरीके से थे ये, कि अपना अपना देखना, बाकी सामने वाला भाड़ में जाए। ठीक है, तो लोगों ने अपना दिमाग चलाना शुरू करा, क्योंकि अगर एक जगह पे बहुत भुखमरी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है लोग दूसरों का सोचने से पहले अपना सोचेंगे और अपना कोई छोटा मोटा नहीं सोचेंगे, अपना काफ़ी बड़ा सोचेंगे, ताकि वो आगे तक का अपना सेव कर सके। तो वही सेम चीज़ जो थी यहाँ पर भी हुई। तो क्रांति का वर्ग आधार जो था, वो इस बेस पर यहाँ पर फर्स्ट हमारा कॉज बन पाया। सेकंड है रूस में मार्क्सवाद। मार्क्सवाद, अब देखो, रूस में मार्क्सवाद के अलावा तुम्हें सभी स्टूडेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि मार्क्सवाद क्या था। देखो, मार्क्सवाद बेसिकली इंतहाई मतलबी, खुदगर्ज एक ऐसी सोच है जिसमें ये बोला जाता है कि सिर्फ पूंजी कमाना, पैसे कमाना, सामने वाले को चाहे कितना भी लॉस हो, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सो मार्क्सवाद जो था रूस के अंदर बहुत बढ़ चुका था। इसी वजह से जो ये श्रमिक वर्ग था, इन्होंने आंदोलन करे थे, बाकी सब करा था, तो ये सब कुछ इसी वजह से हो पाया था। ठीक है, तो जब रशिया में मार्क्सवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो एक दूसरा सबसे बड़ा कॉज हमारा रशियन रिवॉल्यूशन का ये माना जाता है। थर्ड है तानाशाह की निरंकुशता, अथॉरिटेरियन, बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर साबित करती है। देखो जी, अथॉरिटेरियन, वहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो ज़ार निकोलस II जो थे 1894 में रशिया के सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो वो अपने रशिया की पूरी प्रजा को अपने कंट्रोल में रखते थे। 1900 के बाद
लोगों को एक बहुत 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 सुकून की सांस मिली थी जब ये मर गए थे। तो स्थानीय ज़मींदार और कर वसूली का काम करने वाले लोगों के विरुद्ध बहुत सारे विद्रोह होने लगे, क्योंकि ज़ार ने इन सब चीज़ों को बहुत बढ़ावा दे रखा था और ज़ार की मदद से ही ये ज़मींदार है, ये सब है, बहुत अपने आप को फूलते थे, बहुत बनते थे। तो इस वजह से ज़ार के मरने के बाद काफ़ी सुकून हुआ। ठीक है, लेकिन तानाशाह की निरंकुशता के अंदर कि भाई उन्होंने बहुत बुरा बिहेव किया, लोगों को बंदी बना के रखा, लोगों की हालात ख़राब रखे। अगर अगर आप एक जगह के राजा हो, महाराजा हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखोगे। कंट्रोल में रखने का मतलब होता है कि किसी की मर्ज़ी के साथ उसको कंट्रोल में रखना। लेकिन ज़ार निकोलस टू जो थे वो ऐसा नहीं करते थे, उन्होंने सबकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद कर रखी थी। तो तीसरा जो हमारा कॉज़ माना जाता है किसका, बोल्शेविक रेवोल्यूशन या फिर रशियन रिवॉल्यूशन का, बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं हिंदी में, तो है हमारा तानाशाह की निरंकुशता। ठीक है, फोर्थ है आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएं। आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं में सबसे बड़ी बात देखो, जब 1800 का टाइम था तो रशिया की हालात ठीक नहीं थे। 1900 के टाइम में रशिया के हालात ठीक हुए, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया। फिर 1800 के टाइम पे ज़ार निकोलस था, तो ज़ार निकोलस ने जो ज़मींदारों को और सबको बहुत बढ़ावा दे रखा था, गरीबों को लूटने का और सब करने का, तो उससे हमारी इकोनॉमी और जो हमारा सोशल माहौल था उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी थी, डिस्पार्टीज आने लगी थी, विषमताएं आने लगी थी। तो उस चीज़ को फेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जो हमारा चौथा कॉज बना बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट है तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारणों में क्या चीज़ रखी गई थी, इन्होंने बोला कि अगस्त 1914 का टाइम था, तो उसमें रशिया ने सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपना अलाइड पावर्स में साथ दिया, मतलब मित्र राष्ट्र बना वो। ठीक है, तो वो तत्कालीन कारण कि अब भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कदम रखा है तो कुछ सोच के तो रखा होगा ना, लड़ाई झगड़ा किसी बेस पे तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है खाली हाथ कूद जाएंगे मैदान में। तो उस बीच में रशिया को जो अपने सब वेपन्स हैं या और भी चीज़ें सैनिक हैं वो सब देने पड़े, सब करना पड़ा। उसकी वजह से भी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ, गृह युद्ध हुआ, क्योंकि अपने अंदर का तो वो संभाल नहीं पाए और वो बाहर का संभालने चले थे। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अगर वो सेना और सब चीज़ अगर अपने अंदर की जगहों पर लगाते तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन नहीं हो पाता। तो तत्कालीन कारण यही था कि अगस्त 1914 में जब रशिया ने मित्र राष्ट्र बनने का फैसला किया था, तभी बोल्शेविक क्रांति शुरू हो चुकी थी, जबकि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, बट स्टार्टिंग 14 से हो चुकी थी। उसके बाद है अस्थायी उदारवादी सरकार। अस्थायी उदारवादी सरकार को भी कॉज में लिया जाता है, वो इसलिए लिया जाता है स्टूडेंट, क्योंकि देखो उदारवादी जो है बहुत अच्छे होते हैं, इनका सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, बस 3 चीज़ें, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लिबर्टी। जीने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार और हमारी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं। अब वो जो थे स्थायी रूप से परमानेंट नहीं रहे, अस्थायी रहे। परमानेंट होते तो उस टाइम पर रशियन रिवॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन अस्थायी उदारवादी सरकार रही, उनको इसी वजह से हटा दिया गया, निकाल दिया गया। इस वजह से वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, ना ही कोई चीज़ को समझा पाए और ना ही किसी चीज़ को सही से बना पाए। तो हमारा नेक्स्ट जो कारण माना जाता है, कॉज माना जाता है, वो है अस्थायी उदारवादी सरकार का। उसके बाद आती है हमारी बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति। देखो जी, बोल्शेविक क्रांति का मतलब यहाँ पर आ जाता है, एक न्यूज़पेपर था हमारा प्रावदा। प्रावदा में सबसे पहले बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग को बताया गया था। ठीक है, तो पूरे यूरोप में बोल्शेविक का जो स्वर था वो गूंज रहा था, सबको बोल्शेविक बोल्शेविक यही चीज़ थी। उसके अलावा ये था कि बोल्शेविक जो क्रांति हुई वो युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई थी, ना कि स्टार्ट करने के लिए, ऐसा बोला जाता है। बट क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1914 से ही ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका था, बस 1917 में रशिया अलग इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था ये सब कुछ, विद्रोह हैं, लड़ाई झगड़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, किसानों ने अपने अपने उससे गरीबी झेलते 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 अपने एक अलग विद्रोह करना शुरू कर दिया, अपनी सरकार बना ली, सब कुछ कर लिया। उनका साथ जो था कुछ पढ़े लिखे लोगों ने दिया, मार्क्सवादियों ने अपनी जो असली हैसियत थी वो दिखाई, उदारवादी पीछे हट गए। तो बोल्शेविक क्रांति जो थी बेसिकली इन सभी चीज़ों की वजह से बहुत बढ़ोतरी को
सामने आई थी। उसके बाद आता है लेनिन के कार्यक्रम। देखो जी, 1917 नवंबर की ये बात है, जब क्रांति में सफलता प्राप्त हो गई थी तो पूरे रूसियों की सोवियत कांग्रेस का उद्घाटन करते समय लेनिन ने कहा था कि आज हम सामाजिक व्यवस्था की रचना की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब सामाजिक जो सोशल डेवलपमेंट है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये किसने बोला था? हमारा लेनिन ने। ज़ार निकोलस II के बाद लेनिन आए थे। तो जी उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी कि हम जो लेनिन का कार्यक्रम था, कार्यक्रम में क्या चीज़ रखी गई थी, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें थी कि शांति संधि के लिए शीघ्र युद्ध की समाप्ति करो, बिना क्षतिपूर्ति के पूरी भूमि पर जो है सरकार को बनाओ, और श्रमिकों को कारखानों में जो है उनकी हैसियत, उनकी जो सिचुएशन है और जो उनकी एक्चुअली लाइफ है उनको प्राप्त करो, मतलब प्रदान करो, सॉरी, ऐसा नहीं कि आप उनको मज़दूरों की तरह ही बनाए रखे हो, उनको वो चीज़ें दो जिनके वो हकदार हैं। ठीक है, बैंकों का केंद्रीयकरण और राष्ट्रीयकरण उन्होंने किया। तो भाई ये सारी चीज़ें जो थी ये बहुत बड़ा रीज़न बन पाई बॉल्शेविक क्रांति को इम्पोर्टेंस देने के लिए भी और उसको बढ़ावा देने के लिए भी। ठीक है स्टूडेंट, सो ये थे हमारे 1917 रशियन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे एंड साथ ही डिबेट्स ऑफ सोशलिज्म को कंटिन्यू कर देंगे ताकि हम उसके अगले पार्ट में इसको फिनिश कर लें। सो होप्स हो कि आपके अब कोई भी डाउट नहीं रहे हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।